new an important chapter in the of the India polity, that is the provision of emergency. Okay, बताने की जरूरत नहीं है क्लास, ये आपके इंडियन पॉलिटी में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ओके, इस चैप्टर से क्वेश्चंस बने हैं, मेंस में क्वेश्चंस इसके बारे में लिखे जाते हैं. ओके, मेंस में क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टिकल 358 एंड 359, क्योंकि आर्टिकल 358 और 359 आपके कहीं ना कहीं इमरजेंसी का, नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इफेक्ट बताता. तो आर्टिकल 358 359 पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बना है. तो मेंस में इमरजेंसी के क्वेश्चंस बनते हैं, पीसीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, पीसीएस मेंस में, यूपीएससी मेंस में. ओके, तो वी विल इन दिस चैप्टर वी विल सी ऑल द एस्पेक्ट ऑफ इमरजेंसी. मतलब एज आई टोल्ड यू, ये 5 to 6 लेक्चर्स का टॉपिक है. मतलब आई विल ट्राई टू वाइंड अप दिस चैप्टर इन 5 लेक्चर्स. ओके, बट हो सकता है शायद 6 लेक्चर्स लग जाए, बिकॉज मैं कोई भी एस्पेक्ट छोड़ना नहीं चाहता इस चैप्टर का. ठीक है, सो परहैप्स द Indian Constitution is the only constitution which have this provision of only democratic constitution. I will correct myself. Perhaps the Indian Constitution is the only democratic constitution. Just a minute, guys. तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे. अनुज जी अभी आप जुड़े हैं, अभी बस हमने चैप्टर शुरू ही किया है, अभी कोई डिक्टेशन नहीं हुआ है. ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि परहैप्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, only democratic constitution of world which have the provision of emergency. अब इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी मतलब, इमरजेंसी का मतलब होता है क्लास, कोई ना कोई आपके एक्सीजेंसी. एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी मतलब आपातकाल. मतलब कुछ ऐसा चीज हो रही है कि जो, जिससे अगर वो चीज पूरी फुलफिल हो जाती है तो कुछ अनटुवर्ड घट जाएगा. ओके, जब इमरजेंसी का प्रोविजन डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो बी आर अंबेडकर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, व्हाई यू आर इंसर्टिंग सच अ ड्रैकोनियन प्रोविजन. पूछा गया भाई, ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी. ओके, तो व्हाट बी आर अंबेडकर आंसर्ड ऑफ. सबसे पहले आपको ये पता, आपको ये जानना पड़ेगा कि जो इमरजेंसी का जो प्रोविजन है, ओके, वो इंडिया के जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसके सिनेरियो में डाला गया. क्योंकि वी ऑल नो कि 1947 में जब हमें आजादी मिली तो हमें पार्टीशन के साथ आजादी मिली. इंडिया वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ओके, ऑन moreover during that time there were many divisive tendencies, many fishoporous tendencies, many separatist tendencies were activated at that time which were demanding separate states. हर कोई अपना अलग अलग देश मांग रहा था. ओके, कोई नीचे हैदराबाद मांग रहा था, कोई भोपाल को अपना सेपरेट करना चाहता था, कोई जामनगर को अपना सेपरेट करना चाह रहा था. ओके, राजपूत स्टेट्स में, राजस्थान में भी कई ऐसे एरियाज थे जो अपने आप को सेपरेट स्टेट घोषित करने के उसमें फिराक में थे. तो इन सारे प्रोविजंस को ध्यान में, इन सारे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बी आर अंबेडकर ने ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये समझाया कि दीज प्रोविजंस आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट द फर्दर डिवीजन ऑफ इंडिया. कि जब कभी इंडिया की सॉवरेनिटी ही डेंजर में हो, जब कभी इंडिया की सॉवरेनिटी डेंजर में हो, तो ये प्रोविजंस हेल्प करेंगे. जब इंडिया की सॉवरेनिटी, ओके, आपके प्रभु सत्ता ही, ओके, खतरे में हो, इंडिया के खुद का एंटिटी ही खतरे में हो, तो ये प्रोविजन करेंगे. अब ये प्रोविजन करते क्या है क्लास? ये प्रोविजन जो इमरजेंसी है, अब इमरजेंसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉपी कहां से किया है? ये वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहां का था? एनीबॉडी इन द क्लास? जर्मनी. वेरी गुड. वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी.
जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद गवर्नमेंट बनी थी उसे वीमर गवर्नमेंट कहा जाता, वीमर रिपब्लिक कहा जाता। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से किया गया था। ओके, वहां से हमने इमरजेंसी का प्रोविजन लिया। ठीक है, अब इमरजेंसी को इन जनरल हमारे के यहां 3 उसमें बांटा गया है। वन इज नेशनल, प्रेसिडेंट रूल, स्टेट नहीं है कोई, प्रेसिडेंट रूल, और फाइनेंशियल। ओके, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल। ओके, जस्ट मिनट गाइस, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, जस्ट एक्सक्यूज मी। ओके, मैं बस हाँ, तो सॉरी क्लास इस इंटरप्शन के लिए। ओके, कई बार हमें दूसरे के हिसाब से भी करना पड़ता है। ओके, एक्चुअली इन्होंने बोला था मेरे को शाम को आने को, बट अरे सर कल फ्राइडे है, छुट्टी है, एंड हम आज ही काम करेंगे, तो ओके चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग द इमरजेंसी। ओके, सो व्हेन Dr. B.R. Ambedkar was questioned in the Constituent Assembly that why you have imposed such a draconian provision in the democratic country. India का constitution democracy का था, why you have imposed such a draconian law? अब ये draconian law क्यों है? draconian law ये इसलिए है क्योंकि क्लास जो इमरजेंसी प्रोविजन है या जो आपके जो इमरजेंसी है ये फेडरल पॉलिटी को ओवरनाइट यूनिटरी पॉलिटी बना देती है। फेडरल पॉलिटी को ओवरनाइट यूनिटरी पॉलिटी बना देती है, and that too without constitutional amendment. It's a draconian law. फेडरल पॉलिटी मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ पावर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। फेडरल पॉलिटी जहां पावर डिवीजन है बट विदाउट एनी अमेंडमेंट। बाकी जगह में अगर ऐसा प्रोविजन है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाएगा, और हमारे क्या जो प्रोविजन है सिर्फ अब तो चेंज हो गया है, अब तो सिर्फ चेंज हो गया है 44th अमेंडमेंट से बहुत कुछ चेंज हो गया, पर 44th अमेंडमेंट से पहले सिंपल मेजॉरिटी से आपके लॉ पास हो जाए, और सिंपल मेजॉरिटी से सर नेशनल इमरजेंसी लग जाती थी। और जब कभी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सेंटर हैज ऑल द राइट, ऑल द पावर, ऑल द अथॉरिटी टू लेजिस्लेट इन स्टेट लिस्ट। मतलब स्टेट लिस्ट जो, ध्यान रखिएगा, अब इमरजेंसी में स्टूडेंट्स के बहुत सारे, इमरजेंसी में स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सर क्या इमरजेंसी में इलेक्शंस हो सकते हैं? क्या सर इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट खत्म हो जाती है? नहीं सर, स्टेट गवर्नमेंट चलती रहती है, पर सारी स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के अंडर में आ जाती है। अभी क्या है, उत्तराखंड में पुलिस के कोई अगर कानून होगा तो उत्तराखंड गवर्नमेंट देखेगी, बट अगर इमरजेंसी होगी, नेशनल इमरजेंसी होगी और प्रेसिडेंट रूल होगा, तो सेंटर हैज द फुल अथॉरिटी टू लेजिस्लेट रिगार्डिंग द उत्तराखंड पुलिस। मतलब फुल स्टेट इलेक्शंस भी होंगे, प्रेसिडेंट इलेक्शन भी होंगे, सब कुछ हो सकता है नेशनल इमरजेंसी में, पर स्टेट जो है वो सेंटर के अंडर में आ जाते हैं। तो जो डिवीजन ऑफ पावर है फेडरल पॉलिटी, वो रातों रात यूनिटरी पॉलिटी बन जाती है। मतलब हमारे क्या डिवीजन ऑफ पावर है, सेंटर स्टेट्स, वो सेंटर और स्टेट्स का डिवीजन खत्म हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही रहता है, दैट इज यूनिट, और दिस टू इज विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं। दिस वाज द ड्रैकोनियन लॉ। ओके, अब अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई such type of drastic law, why such type of authoritative law was there in the constitution, is there in the constitution? The main reason is the situation. Okay, situation क्या था? At that time there was many fishiporous or divisive tendencies. Okay, इंडिया का डिवीजन हुआ था, कई एरियाज इंडिया से इंडिपेंडेंस मांग रहे थे,
ओके तो जब इंडिया की सॉवरेनिटी ही इन डेंजर में हो, सॉवरेनिटी मतलब प्रभुसत्ता, एग्जिस्टेंस ही इन डेंजर में हो, तो सेंटर क्या करेगा? इमरजेंसी लागू कर देगा। इमरजेंसी लागेगा, स्टेट के पास, स्टेट के राइट खत्म नहीं होंगे, स्टेट्स के राइट खत्म नहीं होते इमरजेंसी में, पर स्टेट के राइट मतलब स्टेट्स के राइट में सेंटर लेजिस्लेट कर सकता है। समझ में आया क्लास? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी बताई गई है वो अभी हम आपको सारा चीज, क्योंकि आज पहला लेक्चर है, आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी बताई गई है वो 3 तरह की इमरजेंसी है। ओके, द फर्स्ट इज द नेशनल इमरजेंसी। ओके, जो पहली है जो नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी अगेन 2 में डिवाइडेड होती है। वन इज एक्सटर्नल एंड अदर इज इंटरनल। अब इन जनरल है आर्म्ड रिबेलियन, जिसे हम इंटरनल भी आपके कह सकते हैं। ओके, इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन जिसे हम इंटरनल कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली इंदिरा गांधी ने जो इंटरनल इमरजेंसी लगाई थी वो इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण लगाई थी। अब इंटरनल डिस्टरबेंस कुछ भी हो सकता, अभी जो यहाँ कर्टेन्स के लिए लगे वो क्या था? इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस तभी नहीं कि जब कोई स्टूडेंट्स मेरे को मारने दौड़े। समझ में? समझो, इंदिरा गांधी ने इसी का तो फायदा उठाया था। वो जब, हाँ है सिली क्वेश्चन, हाँ उसे इंटरनल डिस्टरबेंस नहीं कहता हूं, वो उसका हम आपका आईक्यू लेवल सुधारने की बात कहते हैं। ओके, वो सिली क्वेश्चंस, देखो क्लास, आप स्टूडेंट हो, यू हैव गॉट द फुल राइट टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, और ये हमारा मतलब ड्यूटी है कि मैं आपके डाउट्स को दूर कर सकूं। कोई भी सिली क्वेश्चन, मैं आप लोग पूछते ही नहीं हो, सिर्फ कोणार्क की सिली क्वेश्चन पूछता, बाकी होंगे सबके दिमाग में पर कोई पूछता नहीं है। लोग सोचता कि लोग क्या कहेंगे। सर, लोग तभी याद रखेंगे जब फोटोज यहाँ पे आप लोगों की यहाँ लगेगी, नहीं तो कोई याद नहीं रखता। ओके, कोई इन जनरल याद नहीं रखता। तो भैया सिली क्वेश्चन को भी, मतलब कहने का मतलब ये, आपका फोन बजा या मेरा फोन बजा, इंटरनल डिस्टर्बेंस है। इंदिरा गांधी ने इसी का तो फायदा उठा दिया था। इंदिरा गांधी का जब कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया, जब उनकी लोकसभा की सीट ही खतरे में पड़ गई, ओके, और उस समय जयप्रकाश नारायण अलॉन्ग विद द अदर ग्रुप्स एक तरीके से इंदिरा हटाओ का नारा दे रहे थे। इंदिरा गांधी ने एक तरीके से डिक्टेटरशिप लागू कर दी है। आज लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप, आज तो कुछ भी नहीं है सर, वह उस समय डिक्टेटरशिप बहुत भयंकर थी, डिक्टेटरशिप लागू कर दी है। तो इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी लगा दी। इंटरनल डिस्टर्बेंस, अब इंटरनल डिस्टर्बेंस को तो आप किसी तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हो, तो इसलिए 44th अमेंडमेंट से इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा करके क्या लागू कर दिया गया? आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। जब देश के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह हो, आर्म्ड रिबेलियन हो, अब एक दिमाग में क्वेश्चन होता है कि माओइस्ट को हम क्यों नहीं इंटरनल इमरजेंसी में कहते हैं? माओइस्ट तो भारत के खिलाफ बंदूक उठा के लड़ते हैं ना। हम क्लास उनको इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहते, ओवर हाइप नहीं करना चाहते कि वो इतना बड़ा मैटर हो गया कि इंडिया इंटरनल इमरजेंसी लगा। हम उसे एक एक डिस्प्यूट मांगते हैं, लोकलाइज्ड डिस्प्यूट। उसके लिए हमारे लिए पुलिस और पैरामिलिट्री ही काफी रहेंगी, मिलिट्री भी लगाने के लिए जरूरत नहीं है। हाँ, देश हाईलाइट, तो दैट्स व्हाई हम इंडिया उसे हाईलाइट ही नहीं करते, उसे इंटरनल इमरजेंसी उसे कहते हैं कि ये लोकल डिस्टर्बेंस है। इसके लिए हमारे लिए जो पुलिस और पैरामिलिट्री ही काफी हैं। हम, हाँ, मैं डेफिनेटली भाई देखो, सिंपल बात है, उसको हर देश में कुछ ना कुछ इश्यूज चलते ही रहते हैं, और उस चीज को आप ये कह देंगे कि ये इंटरनल डिस्टर्बेंस है, आर्म्ड रिबेलियन है, तो वो चीज एक हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनको एक कहने को मौका मिल जाएगा, देखिए क्या चाहिए इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इसलिए हम इस चीज को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम मानते हैं। ओके, तो पहली चीज होगी नेशनल इमरजेंसी। ओके, नेशनल इमरजेंसी जब इंडिया की सोवरेनिटी ही इन डेंजर में। ओके, दूसरा जो चीज आ जाती है दैट इज द प्रेसिडेंट रूल। स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, किताबों में भी दे रखा, बट स्टेट इमरजेंसी इज ए मिसनोमर, गलत दे रखा है। स्टेट इमरजेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती, प्रेसिडेंट रूल होता। प्रेसिडेंट रूल, जब, वैसे मैं आपको डिटेल से गवर्नर में पढ़ा चुका हूं, बट थोड़ा सा बता देता हूं। प्रेसिडेंट रूल तब होता है जब गवर्नर या तो अपनी रिपोर्ट में ये लिख करके कहे, या सेंटर को लगे
कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रन नहीं कर पा रही है, ओके, या स्टेट गवर्नमेंट इंडिया की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट जा रही है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट, चुनी हुई स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर देता है और सेंट्रल लेजिस्लेट करने लग जाता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है, इसके तहत जब इंडिया की स्टेट फाइनेंस, इंडिया की फाइनेंसी खतरे में हो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। ऐसा 1990 टू 1991 में कंडीशंस थी, पर फिर भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, क्योंकि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार लग गई तो उससे इंडिया की जो रेपुटेशन है वो इंटरनेशनली बहुत खराब होगी। ये इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाएंगे कि कैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन थी। इंडिया के पास सिर्फ मुश्किल से 14 डेज का रिजर्व बचा था, गोल्ड रिजर्व बचा था। इंडिया आईएमएफ के पास तब गया था, जो आज पाकिस्तान जाता है ना, इंडिया तब आईएमएफ के पास गया था कि है, हाँ, तो इंडिया ने अपना जो गोल्ड है वो आईएमएफ को गिरवी रखा था, और उसके जगह, उसके बदले में इंडिया को फिर कर्ज मिला था। ओके, फ्रॉम दैट 1991 से लेके 2024 इंडिया बहुत आगे पहुंच चुका है। ओके, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कंडीशन तब आई थी जब 1991 में जब क्राइसिस हुई थी। सारी कंपनियां लॉस में, ये सब इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा, सारी कंपनियां लॉस में, सारे पीएसयू, क्योंकि तब प्राइवेटाइजेशन था नहीं, सारे पीएसयू लॉस में, क्योंकि पीएसयू को पीएसयू की तरह बिजनेस की तरह से चला ही नहीं जा रहा था, सब उसे गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम की तरह चला रहे थे। ठीक है, सारे पीएसयू लॉस में, सारे बैंक्स, मोस्टली बैंक्स लॉस में। ठीक है, फिर उस समय इशू, मतलब सरकार को जबरदस्त घाटा हो रहा था उस समय, अनस्टेबल गवर्नमेंट अचानक आ गई, राजीव गांधी का नाम बोफोर्स में आया, उसके बाद जनता पार्टी आई, जनता पार्टी ने, वीपी सिंह ने अपनी एरिया को स्ट्रांग बनाने के लिए मंडल इशू लाया। मंडल इशू को न्यूट्रलाइज करने के लिए बीजेपी एंड अदर सपोर्टर्स ने कमंडल इश्यूज, मतलब राम जन्मभूमि वाला इशू शुरू कर दिया। केओस हो गया, मतलब भारत में दंगे भड़क चुके थे, और उस समय मंडल इशू के कारण तो जो अपर कास्ट थे, दे वर सेल्फ इमोलेटिंग, वो अपने आप को जला रहे थे बीच चौराहे पे। ओके, मतलब ये 1991 की बात है, आई वाज जस्ट 11 ईयर ओल्ड। ओके, तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो न्यूज में आता था, हल्का फुल्का अभी भी लोग, इस जब राम जन्मभूमि वाला हुआ तो पूरा नॉर्थ इंडिया ही पूरा आग में लग चुका था। तो कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि कंडीशन इस तरीके से हो चुकी थी कि इंडिया को लोग फेलियर स्टेट कहने लग गए थे, प्रॉफिट हो नहीं रहा था, टैक्स पैसा आ नहीं रहा था, और उसी समय ऊपर वाले ने बुद्धि भ्रष्ट किसकी कर दी? सद्दाम हुसैन की। सद्दाम हुसैन की, समझिए, एयरलिफ्ट मूवी देखी होगी ना, सद्दाम हुसैन की बुद्धि भ्रष्ट हुई और सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया। अब जब जैसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका, कुवैत के ऊपर अटैक हुआ, क्योंकि कुवैत वाज द प्रोटेक्टोरेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका ने रिटेलिएट कर दिया। इससे क्या हुआ? इराक और गल्फ वॉर शुरू हो चुकी। अब गल्फ वॉर जैसी शुरू हुई, जो पेट्रोल के दाम जो आपके 20 रुपए थे, वो सीधे सीधे 35 से 40 रुपए हो गए। पहले 20 रुपए पेट्रोल था 1990 में। ओके, 20 रुपए पेट्रोल, ओके, मतलब जब मैं ग्रेजुएशन था तब भी 36 रुपए ही पेट्रोल था। ओके, तो 20 रुपए के पेट्रोल के दाम रातों रात शुरू हो गए आपके 35 टू 40 रुपीज, जस्ट डबल। इंडिया अपना 90% पेट्रोल बाहर से लाता, गल्फ से आता। इंडिया के पैसा आ नहीं रहा है, अचानक खरीदने वाली चीजों के दाम बढ़ गए। सर पैसा ही नहीं था, पूरा खजाना खाली हो चुका था। और इस समय बीच में नरसिम्हा राव, क्यों नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया गया? नरसिम्हा राव और आपके मनमोहन सिंह तो उनके सेकंड इन कमांड थे, पर नरसिम्हा राव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने मनमोहन सिंह को डायरेक्ट किया। पहले सुनते हैं, मतलब ये कहा जाता है कि आपके मनमोहन सिंह ट्रेडिशनल बजट लेके आए थे, एंड नरसिम्हा राव ने उनकी पर्सनली क्लास ली थी कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं, एक आरबीआई गवर्नर को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है कि आप ट्रेडिशनल बजट दो, इंडिया को इस क्राइसिस से निकालो। एंड सिंस ही वाज अ वेरी एबल ब्यूरोक्रेट, मनमोहन सिंह, and he designed the budget in which LPG was there, liberalization, privatization and globalization there. और वहां से इंडिया ने इकोनॉमिक जो लीप करना शुरू किया। तो ये जो आज ग्रोथ आप देख रहे हो ना, इट इज बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म एंड सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स। द फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स was there during the Manmohan Singh and Atal Bihari Vajpayee government.
what is the characteristic of first generation reform? It was just an executive decision. मतलब सरकार ने कहा कि ये पॉलिसी होंगी, वो पॉलिसी होंगी, उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं हुई, उसके लिए कोई अलग से स्पेशल लॉ नहीं पास करना पड़ा पार्लियामेंट को। सरकार ने कहा प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, सरकार की नौकरियां धीरे धीरे कम होंगी, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा जाएगा, कंपटीशन होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एंड व्हाट इज सेकंड जनरेशन रिफॉर्म? सेकंड जनरेशन रिफॉर्म, फॉर एग्जांपल वैट, फॉर एग्जांपल जीएसटी, फॉर एग्जांपल पेंशन रिफॉर्म्स, इन सब के लिए क्या हो रहा है? अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो रहा है, या पार्लियामेंट लॉ पास हो रही है। ये सब चीज आपको इंडियन इकोनॉमी में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म एंड व्हाट आर द सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स? तो इस समय जो इंडिया विटनेस कर रहा है वो है सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किसमें आए थे? आपके नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में आए थे फर्स्ट जनरेशन, जब इंडिया की इकोनॉमी को ओपन किया जा रहा था। और इस समय जो चल रहा है, वैट पहले हुआ, वैट के बाद जीएसटी आया, ये सब पेंशन रिफॉर्म्स, ओके, ये सब जो हैं ये सेकंड जनरेशन रिफॉर्म है। ये फिलहाल इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, आई विल टेक दिस थिंग इन इंडियन इकोनॉमी, ओके, सो वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म एंड सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कंडीशन आपके 1991 में थी, बट इंडिया ने लगाई नहीं थी, बिकॉज दिस विल इंपोज अ बैड पिक्चर ऑफ इंडिया, कि जब तक चीजें संभाली जा सकती तब तक संभाल जा सकती। मतलब जैसे सपोज किसी के घर में सपोज कोई क्राइसिस आ जाती है, तो वो जरूरी नहीं कि वो घर वाले तुरंत बाहर से मदद मांगे, वो कहते हैं जब तक अगर मैनेज हो सकता है मैनेज कर लेंगे। तो वही इंडिया ने भी यही किया कि अगर मैनेज हो सकता है, मैंने इंडिया ने मैनेज कर लिया आईएमएफ से लोन लेकर, ओके। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352 4 के अंतर पे हैं, 356 एंड 360, 4 पे अंदर, 352, 356 एंड 360, ओके। आपके जो नेशनल इमरजेंसी का है, ये जैसे मैंने आपको कहा वीमर कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, ये पार्ट 18 में दे रखा है, ओके। दिस हैज बीन इंस्पायर्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ वीमर रिपब्लिक, ओके, अर्स्टवाइल जर्मनी, ओके। और किसी भी वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिया जैसा इमरजेंसी का प्रोविजन नहीं है। और नेशनल इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं, दिस shows what? That center is powerful. स्टेट कहीं भी स्टैंड नहीं करते। आज इमरजेंसी लग जाए, सारे स्टेट गवर्नमेंट किसके अंडर में आ जाएंगी? सेंटर में आ जाएंगी। पर एक चीज ध्यान रखना बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के अंडर में आ जाएंगी, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट बर्खास्त हो जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरीके से चलती रहेंगी, वो बर्खास्त नहीं होंगी, ओके। पर जो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट लिस्ट है जिसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट चलती है, सेंटर हैज द फुल अथॉरिटी टू लेजिस्लेट इन द स्टेट लिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो सेंटर हैज द फुल अथॉरिटी टू लेजिस्लेट इन द स्टेट लिस्ट। प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू लेजिस्लेट इन द स्टेट लिस्ट। और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो स्टेट बजट सेंटर के अप्रूवल के बाद ही पास होगा। और फिर जितने कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीजेआई, ओके, सुप्रीम कोर्ट के जज, सीएजी, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं, उनकी भी सैलरी कम हो सकती है सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी में, ओके। दिस इज ऑल। कहने को बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, बट इसके इफ एंड बट्स बहुत है, ओके, कि मतलब रीजंस ये चीज क्या होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, ओके। हेडिंग डालिए क्लास, इमरजेंसी। इमरजेंसी, इमरजेंसी। The term emergency may be defined, the term emergency may be defined as a difficult situation, may be defined as a difficult situation arising suddenly, difficult situation arising suddenly and demanding immediate action, and demanding immediate action by public authorities, demanding immediate action by public authorities under the powers granted to them
under the power granted to them by the constitution, granted to them by the constitution to meet such exigencies, full stop. The emergency provisions are contained in part 18. The emergency provisions are contained in part 18. Are contained in part 18 of the constitution. Part 18 of the constitution, from article 352 to 360, from article 352 to 360. Full stop. This provision enable the central government. This provision enable the central government to meet. This provision enable the central government to meet any abnormal situation effectively. This provision enable the central government to meet any abnormal situation effectively. Abnormal situation effectively. मतलब क्वेश्चन एक बनेगा, मतलब क्वेश्चन बना जाएगा मेंस में, उत्तराखंड पीसीएस है या पीसीएस या यूपीएससी, कि व्हाट इज द रैशनैलिटी बिहाइंड इंक्लूडिंग दिस प्रोविजन. इस प्रोविजन को लाया ही क्यों गया, ये है इसका प्रोविजन का एक ही आंसर है, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री. जब देश ही नहीं रहेगा तो आप क्या डेमोक्रेसी चिल्लाते रहोगे कुछ समय के लिए. डेफिनेटली इट इज अनडेमोक्रेटिक. भाई एक चुनी हुई गवर्नमेंट को उसको पावर, नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, एक चुनी हुई गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पावरलेस कर देती है. स्टेट गवर्नमेंट वैसे चलती रहेगी, पर सेंटर हैज द फुल अथॉरिटी टू लेजिस्लेट इन द स्टेट लिस्ट. वैसे स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मल चलती रहेगी, पर अगर सेंटर ने किसी चीज पे लेजिस्लेशन किया तो देन स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा. अभी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कौन पुराना है भाई, अब तो यहां से सभी नए हैं. ओके, मैं किसी से नोटियाल जी. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में सेंटर कहां कहां स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकता है. हाँ, नेशनल इमरजेंसी 2 हो गए, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. और जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स, देखो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, अब क्वेश्चन बनता है, देखो यहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में सेंटर कैन लेजिस्लेट ये 5 केसेस है, ये याद रखना. ये प्रीलिम्स भी है और मेंस भी है. प्रीलिम्स मतलब एनी सिविल सर्विस में, प्री पीसीएस आईएएस कई में. पहला है नंबर 1, जब ये नेशनल इमरजेंसी पढ़ा रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी है, सेंटर हैज द फुल राइट टू लेजिस्लेट इन द स्टेट लिस्ट. स्टेट मना नहीं कर सकता. नंबर 2, प्रेसिडेंट रूल, जिसे स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है. प्रेसिडेंट रूल, जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा, मतलब गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया, गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया गया, गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया. गवर्नमेंट को अगर सस्पेंड कर दिया गया तो कौन रूल करेगा? पार्लियामेंट रूल करेगी स्टेट लिस्ट को अपने हिसाब से. मतलब पार्लियामेंट, अभी नॉर्मल सर्कमस्टेंस में उत्तराखंड में स्टेट लिस्ट के हिसाब से चीजें चल रही हैं. स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट ही लेजिस्लेट कर रही है. बट अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाए तो पार्लियामेंट उत्तराखंड में लेजिस्लेट करेगी. कोई ना कोई तो लेजिस्लेशन के लिए आएगा, पार्लियामेंट लेजिस्लेट, प्रेसिडेंट रूल. तीसरा कंडीशन, जब राज्यसभा बाय 2/3 मेजॉरिटी ये रेजोल्यूशन पास करे कि स्टेट लिस्ट में
एनी पर्टिकुलर आइटम, सारा नहीं, एनी पर्टिकुलर आइटम शुड बी लेजिस्लेटेड बाय सेंटर। तो सेंटर के पास एक साल के लिए उस चीजों में लेजिस्लेशन की ताकत आ जाती है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से ये चीज प्रोविजन पास करे कि इस आइटम पे, सपोज पुलिस वाले या सपोज एग्रीकल्चर पे अब स्टेट सेंटर कानून बनाएगा, तो एक साल के लिए सेंटर के पास ये पावर आ जाएगी कि उस मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में या पुलिस के मामले में, जिसके में राज्यसभा ने पास किया, एक साल में सेंटर कानून बनेगा। ये क्लियर है? ओके। चौथा है, फोर्थ है, डी है आपके, अगर 2 और मोर स्टेट्स अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास करें कि फॉर पर्टिकुलर आइटम स्टेट लिस्ट, सेंटर शुड सेंटर शुड सेंटर शुड फ्रेम द लॉ। Then the center has the authority to frame the law for that particular subject all over India. सोचिए हमारे क्या सेंटर, हमारे क्या स्टेट्स कितने वीक हैं। मतलब सिर्फ 2 स्टेट्स, ये 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स ये रेजोल्यूशन पास कर दें कि पुलिस मामले में, एग्रीकल्चर मामले में जो स्टेट लिस्ट में आता है, अब सेंटर कानून बनाएगा, तो सेंटर के पास ऑल ओवर इंडिया कानून बनाने की ताकत आ जाएगी, ना कि सिर्फ 2 स्टेट्स में नहीं है। इसमें जो टाइम लिमिट रहती है, मतलब ये आपके इसमें एक्चुअल टाइम लिमिट डिफाइन नहीं की गई। राज्यसभा में तो 1 साल के लिए टाइम लिमिट है, 1 साल के बाद उससे खत्म हो जाएगा। अगर राज्यसभा को फिर से करना, फिर से रेजोल्यूशन पास करेगा। इसमें टाइम लिमिट डिफाइन नहीं की गई, इसमें स्पेसिफाई, इसमें वो आपके पास सेंटर के पास रहेगा। ओके। और 5th कंडीशन क्लास हो जाती है कि इन ऑर्डर टू गिव way to international treaty, in order to give way to international treaty, ये 5 कंडीशंस हैं जहां सेंटर आपके स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकता है। तो 2 लिस्ट तो आराम से, 2 तो इमरजेंसी में आ जाती है, नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। तीसरे में राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से पास करे, 2 या 2 स्टेट्स एक साथ रेजोल्यूशन पास करें तो सेंटर के पास पावर आ जाएगी, या इंटरनेशनल ट्रीटी को ऑनर देना है तो स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकता है। ओके। अदरवाइज सेंटर स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट नहीं कर सकता है। तो नेशनल इमरजेंसी का ऐसा प्रोविजन है, या इमरजेंसी ऐसा प्रोविजन है जहां सेंटर के पास पावर आ जाती है स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट करने की, एंड दैट इज व्हाई इट इज ड्रैकोनियन लॉ। एक नॉर्मल इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसे जनता ने चुन के भेजा है, वो इनइफेक्टिव बन जाती है। समझ में आ गया ना क्लास? क्लियर है गाइस? ओके, लिख लीजिए। द रैशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दीज प्रोविजन, the rationality behind the incorporation of these provision in the constitution, the rationality behind the incorporation of these provision in the constitution is to safeguard the sovereignty, unity and integrity and security of the country, and the democratic political system and the constitution itself, and the democratic political system and the constitution itself political system and the constitution itself, full stop.
Next paragraph. During an emergency, the central government becomes all powerful. The central government becomes all powerful. All powerful. And states go in to the total control of center. States go into the total control of center. So stop. It converts the federal structure into unitary one. It converts the federal structure into the unitary one without formal amendment of the constitution. It converts the federal structure into unitary one without formal amendment. Without formal amendment of the constitution. So thus Dr. B.R. Ambedkar claimed that Indian Federation was unique. Claimed that Indian Federation was unique and unlike any other federation, in as much as in times of emergency, like and unlike any other मत लिख दीजिएगा सर, unlike any other federation, in as much as in times of emergency it could convert itself into entirely unitary states. It could convert itself into entirely unitary states. Convert itself into entirely unitary state. The Supreme Court in Ghulam Sarawar versus Union of India 1967 case. Ghulam Sarawar versus Union of India 1967 case upheld this view. Ghulam Sarawar versus Union of India 1967 case upheld this view. मतलब किसका व्यू? बी आर अम्बेडकर का व्यू कि इंडिया में ये ऐसा है, यूनिकनेस है, और दिस मेक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वेरी यूनिक, बिकॉज विदाउट फॉर्मल अमेंडमेंट आप एकदम से फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी स्ट्रक्चर में बदल सकते हो विदाउट फॉर्मल अमेंडमेंट. कोई अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं, बस सीधे नेशनल इमरजेंसी लगा दीजिए, आपका फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी में बदल जाएगा. मतलब स्टेट गवर्नमेंट किसके अंडर में आ जाएंगे? सेंटर के अंडर में आ जाएंगे. समझ में आया क्लास? ओके, लिख लीजिए. The emergency provision of the constitution envisage three types of emergencies. Three types of emergencies. Number one, national emergency.
नंबर वन, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, under article 352 the president can declare a national emergency. A president can declare national emergency when the security of India or part of it, when the security of India or part of it is threatened, when security of India or part of it is threatened by war or external aggression, when security of India or part of it is threatened by war or external aggression or armed rebellion, aggression or armed rebellion. Full stop. It may be noted that president can declare, it may be noted that president can declare a national emergency. It can be declared, president can declare a national emergency even before, president can declare national emergency even before the actual occurrence of war or external aggression. Actual occurrence of war or external aggression or armed rebellion. Actual occurrence of war or external aggression or armed rebellion. When a national emergency is declared on the ground of war, when a national emergency is declared on the ground of war, or external aggression, it is known as external emergency. It is known as external emergency. And when it is declared on the pretext of armed rebellion, when it is declared on the pretext of armed rebellion, when it is declared on the pretext, pretext, on pretext of armed rebellion, it is known as internal emergency. It is known as internal emergency. देखिए नेक्स्ट लाइन, जस्ट मिनट देखिए पॉइंट नंबर 2, an emergency due to failure of constitutional machinery in the state, an emergency due to failure of constitutional machinery in the state, due to failure of constitutional machinery in the state, under article 356, under article 356 is popularly known as president rule, is popularly known as president rule. अब जो बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. However, constitution does not use the word emergency for this situation. President rule, state emergency भी emergency वर्ड ही यूज नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए. However, constitution does not use the word emergency for this situation. Constitution does not use the word emergency for this situation. State president rule के लिए कहीं भी emergency वर्ड यूज ही नहीं किया गया. तो जो लोग स्टेट इमरजेंसी कहते हैं ना, इट्स अ मिसनोमर, गलत बोलते हैं. प्रेसिडेंट रूल है सीधे. पर हाँ, अब एक एक्सीजेंसी सिचुएशन है तो आप कह सकते हो स्टेट इमरजेंसी है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी वर्ड स्टेट इमरजेंसी वर्ड यूज नहीं किया गया. प्रेसिडेंट रूल यूज किया, गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल यूज किया. समझ में आ गया ना क्लास? ओके. देखिए थर्ड,
फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ड्यू टू थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, क्रेडिट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 360, अंडर आर्टिकल 360, फुल स्टॉप। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, members of the constituent assembly, sorry, member of the constituent assembly believe that, member of the constituent assembly believe that the danger, member of the constituent assembly believe that the danger of grave emergency, the danger of grave emergency arising in this country, believe that the danger of grave emergency arising in this country is not merely theoretical, is not merely theoretical, but it is very real, is not merely theoretical, but it is very real, but it is very real. In the words of Aladi Krishnaswamy Iyer, in the words of Aladi Krishnaswamy Iyer, inverted comma, we are in grave and difficult times, inverted comma close, we are in grave and difficult times, we are in grave and difficult times, we are in grave and difficult times, inverted comma close. They were convinced of the need for a strong center. They were convinced of the need for a strong center could effectively deal with emergency situation. The need for a strong center could effectively deal with emergency situation. Strong center which could effectively deal with emergency situation. तो यहां क्लियर है, इमरजेंसी का इंट्रोडक्शन क्लियर है, क्योंकि इमरजेंसी की रैशनैलिटी क्यों है, क्यों इमरजेंसी दी गई है। इवन देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भी एग्री कर रहे थे कि भैया सिचुएशन, मतलब इंडिया, क्योंकि इंडिया का जो न्यू इंडिया बना था, जो इंडिपेंडेंट इंडिया बना था, वो एक ग्रेव सिचुएशन पे बना था। एक देश का बंटवारा ही कर दिया गया था, एक अनइमेजिनेबल पार्टीशन कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ओके, और इंडिया के कई पार्ट्स अपने आप को इंडिपेंडेंस चाहते थे, तो उन्होंने कहा सेंटर का स्ट्रांग होना, और यही रीजन है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर इज वेरी वेरी पावरफुल देन स्टेट्स। स्टेट सबसर्विएंट है सेंटर पे। ओके, सेंटर इज वेरी वेरी पावरफुल। अब देखो, जो भी अपोजिट गवर्नमेंट है वो यही कहते हैं सेंटर में फंड्स नहीं देता, सेंटर फंड्स नहीं देता, क्योंकि सारे फंड्स सेंटर के पास है। हाँ, इंडिस्ट्रक्टेबल और डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है। अमेरिका में क्या है, इंडिस्ट्रक्टेबल सेंटर एंड इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है, और भारत में क्या है, इंडिस्ट्रक्टेबल सेंटर बट डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है। वो आज उत्तराखंड को गढ़वाल और कुमाऊं में नए स्टेट बना सकता है, वो वापस उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश में मिला सकता है, वो उत्तर प्रदेश को अगेन 4 स्टेट्स आपके पूर्वांचल, अवध और आपके हरित प्रदेश में बना सकता है। ओके, तो सेंटर हैज ऑल द पावर, तो इसलिए सेंटर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है सोवरेनिटी के लिए, रक्षा के लिए। जो स्टेट्स ऑटोनॉमी कह रहे हैं, हम बहुत ज्यादा, सेंटर बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं दे सकता, क्योंकि ऑटोनॉमी से फिशीपोरस टेंडेंसीज आ जाएंगे, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज आ जाएंगी। समझ में आया क्लास? अब जैसे
कुछ लोग हैं जैसे बॉम्बे में कुछ जो पॉलिटिक्स हैं, शिवसेना एंड आपके राज ठाकरे पार्टीज एंड ऑल दोस, मन से, वो क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र को पूरा रन बॉम्बे करता है। ओके, तो आप ऐसा इस तरीके की टेंडेंसी नहीं कर सकते कि महाराष्ट्र सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे कई साउथ के स्टेट्स कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में साउथ के स्टेट्स का टैक्सेशन में सबसे ज्यादा पार्ट होता है। आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज की बातें नहीं कर सकते इंडिया में। ओके, इसलिए नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन दे रखा है। ओके, हेडिंग डालिए क्लास, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी देखिए, नेशनल इमरजेंसी अब डिटेल से तो मैं क्लास नेक्स्ट कमिंग मंडे को पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल आपका ऑफ है, और कल ऑफ है तो सैटरडे को मेरा सैटरडे को मेरा पॉलिटिकल लेक्चर लगता नहीं, मंडे को लगाऊंगा। मैं आपको आज पहले समझा देता हूँ नेशनल इमरजेंसी। ओके, नेशनल इमरजेंसी के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी को ही याद किया जाता है। ओके, क्योंकि इन्होंने जितना मिस यूज किया कॉन्स्टिट्यूशन का, उतना आज तक भारत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं मिस यूज किया। मतलब शी इज द मेन, मतलब यू कैन से जो भी आप कह रहे हैं। ओके, सो नेशनल इमरजेंसी जैसे मैंने कहा आर्टिकल 352 के तहत लाई जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी में आज के समय में अगर नेशनल इमरजेंसी लाई जाए तो नेशनल इमरजेंसी आपके प्रेसिडेंट के कहने पे लाई जाएगी। पर प्रेसिडेंट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि प्राइम मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट को कह देगा और नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाएगी। जब नेशनल इमरजेंसी लागू हुई थी, हु वाज द प्रेसिडेंट? वेरी गुड, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद वाज द प्रेसिडेंट। ओके, प्राइम इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी बस फखरुद्दीन अली अहमद से कहा कि नेशनल इमरजेंसी लगा दीजिए, और उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी, इंटरनल इमरजेंसी जब लगाई थी। ओके, इवन देन होम मिनिस्टर वाज अनअवेयर ऑफ नेशनल इमरजेंसी। होम मिनिस्टर को रेडियो में मालूम चला कि नेशनल इमरजेंसी लग गई है। मतलब जो होम मिनिस्टर जो देश की पूरी सिचुएशन का पूरा ध्यान रखता है, उसे भी नहीं मालूम था। तो मतलब नेशनल इमरजेंसी लगाना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इतना सिंपल था। बाद में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इंदिरा इंटरनल जब इमरजेंसी के बाद जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उसने सबसे पहले इमरजेंसी प्रोविजन को सुधारा। आज इमरजेंसी प्रोविजन कैबिनेट के रिटन उस पे रिक्वेस्ट पे प्रेसिडेंट लगा सकता, विद ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कैबिनेट हैज साइंड द डॉक्यूमेंट। तभी तो वर्ड कैबिनेट यूज किया गया है आर्टिकल 352 में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड कैबिनेट क्वेश्चन बना है प्रीलिम्स में कि वर्ड कैबिनेट किस आर्टिकल में यूज किया गया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं यूज किया गया। बाद में 44th अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 352 में वर्ड कैबिनेट यूज किया गया। आज क्या कहता है, राष्ट्रपति तभी इमरजेंसी लगाएगा जब प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट रिटन में सिग्नेचर के साथ राष्ट्रपति को कहे कि इमरजेंसी लगाइए। इमरजेंसी आपके जैसी इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है, तुरंत राष्ट्रपति जब प्रोक्लेम कर दे इमरजेंसी लग जाती है। इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के आज का क्या है, 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव होना चाहिए। ओके, 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव होना चाहिए, और सेपरेट आपके पार्लियामेंट से पहले 2/3 मेजोरिटी लोकसभा, 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा पास होना चाहिए। और एक बार पार्लियामेंट में अप्रूव कर दी तो वो इमरजेंसी आपके कंटिन्यू रहेगी। ओके, उसके बाद ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि एक बार पार्लियामेंट ने सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव कर दी, वो इमरजेंसी इनडेफिनिट उसमें लग जाएगी। और आज क्या है 44th अमेंडमेंट, ये आपको अलग से पढ़ाऊंगा कि 44th अमेंडमेंट ने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए इमरजेंसी के। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, या कई बार आपके मेंस में क्वेश्चन बन जाता है, कई बार आपके प्रीलिम्स से इससे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, मैं इसलिए नहीं पढ़ा बिकॉज ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट, क्योंकि आपके प्रशांत सर आ जाएंगे। ओके, मैं बीच में टॉपिक में छोड़ना नहीं चाहता। नेशनल इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं नेशनल इमरजेंसी उस मंडे को शुरू करूंगा, मंडे को ही खत्म कर दूंगा। बड़ा टॉपिक नहीं है, मैं कोशिश यही करूंगा क्लास जैसे वेडनेसडे तक मैं रैप कर दूंगा इस सब्जेक्ट इस टॉपिक को, सो दैट हम नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि बिकॉज जब पॉलिटी खत्म होगी तभी इकोनॉमी शुरू होगी,
पॉलिटिक्स खत्म के बाद इकोनॉमी शुरू होगी, और हिस्ट्री जैसी खत्म होगी वैसे ही फिजिकल ज्योग्राफी शुरू होगी। ओके, तो मैं ज्यादा लिंगर ऑन नहीं करना चाहता। तो क्लास हमारे क्या 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से काफी सारे प्रोविजंस ऐसे किए गए हैं जिससे अब नेशनल इमरजेंसी लगा पाना उतना आसान नहीं रहा है जितना पहले आसान था। ओके, और इसी का प्रीवियस गवर्नमेंट ने काफी मिसयूज किया था। ठीक है गाइस, ओके, आज हमने आपको इमरजेंसी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। हम मंडे को आई विल स्टार्ट विद द डिटेल वर्जन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, पूरा 358 359 ईच एंड एवरीथिंग। ओके, और इस संडे को जो लोग यूपीएससी का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, इन्वायरमेंट का टेस्ट है क्लास, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का टेस्ट है। ठीक है, तो जो लोग यूपीएससी के टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो प्रिपेयर फॉर द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, 100 क्वेश्चन है। जो लोग ने पिछले टेस्ट में नहीं आए थे, प्लीज डू करेक्ट द पेपर फ्रॉम द सर। आपने आए थे नहीं आए थे? नहीं आए थे? कैसा गया पेपर इकोनॉमी का? चलो गुड गुड गुड। ओके, तो गाइस इस संडे को आपका एनवायरमेंट और इकोनॉमी का है पेपर है, इकोलॉजी का पेपर है, और बड़ौनी सर आपका मंडे को क्लास लेंगे 2 बजे से। ओके, रिगार्डिंग द उत्तराखंड जीके। ओके, तो मंडे को आपका टाइम टेबल होगा, कल आपका ऑफ है कल क्योंकि इंटरव्यू का सेशन है, और सैटरडे को आपका सीसैट की क्लास प्लस वो जो आईएएस की इन्वायरमेंट और आपके आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी क्लास। ठीक है, ओके, तो आई विल सी यू ऑन मंडे विद मॉडर्न इंडिया में आई विल स्टार्ट विद द पीजेंट मूवमेंट, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीजेंट मूवमेंट, और देन इन पॉलिटी आई विल कंटिन्यू विद द नेशनल इमरजेंसी। ठीक है क्लास, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आज के टॉपिक से? कोई क्वेश्चन? चीजें समझ में है क्लास? फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, रिवीजन करते जाना। रिवीजन ये मत सोचना क्लास कि मैं अगर 4 घंटे पढ़ रहा हूं तो मेरा अपोजिशन वाला जो है कॉम्पिटिटर वो भी 4 ही घंटे पढ़ रहा है या 3 घंटे पढ़ रहा है। ओके, यहाँ पे सब आंख बंद करके मेहनत कर रहे हैं। ओके, सरकारी नौकरी में एंट्री करना बहुत कठिन है, सस्टेन करना बहुत आसान है। प्राइवेट में एंट्री करना बहुत आसान है, सस्टेन करना बहुत कठिन है। बस दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब। ओके, सो और उस दिन मैंने आपको बताया भी था लोअर पीसेस वाला जो आपको थोड़ा इंस्पायर करेगा, सैलरी एंड ऑल दोस। ओके, तो मैंने कहा बस इस चीज को ध्यान में रखिए, मेहनत करिए। ठीक है, और आई विल सी यू ऑन मंडे। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। ओके, थैंक यू थैंक्स लॉट।